हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक खास वजह के लिए और उस वजह का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज मैं आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसका प्रैक्टिकल हमें क्या यूज है, किस तरह कौन कौन से टूल हम उस पर अप्लाई करके हर वो सिचुएशन का हल, हर वो सिचुएशन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैं आज आपका मेरा जो लेक्चर है उस पर आपको पूरी तरह बता दूंगा कि स्टैटिस्टिक्स की दुनिया ओवरऑल होती क्या है। ठीक है, सो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये 11th में था, आपको ये 12th में भी है, आपको ये सीपीटी में भी रहेगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए। और अगर आपको ये बेसिक, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन अगर क्लियर हो गया तो आगे फिर उसके बड़े बड़े टूल आप आराम से झेल लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इमारत अच्छी टिकी रहेगी, अदरवाइज गिर जाएगी। ठीक है, तो ये आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं बस वो फाउंडेशन है स्टैटिस्टिक्स का। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, चलो मुझे बताओ स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। किसी को आइडिया है स्टैटिस्टिक्स के बारे में? स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिकल टूल है जिसके बदौलत हम अच्छी अच्छी सिचुएशन में एनालाइज कर सकते हैं और एक प्रॉपर कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा पे अपने टूल, अपने कंसेप्ट अप्लाई करता है और आपको एक बढ़िया सा, एक शानदार कंक्लूजन, रिजल्ट देता है कि एग्जैक्टली वो डेटा आपको क्या बोलना चाहता है। डेटा आपसे क्या बोलना चाहता है, वो जरिया, वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स। देखो, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स का सक्सेस, आपने जो रिजल्ट लिया है वो रिजल्ट वाकई में सही है कि नहीं, वो अगर आपको देखना है तो आपको उसकी कुछ बेसिक स्टेप्स है वो फॉलो करनी होगी। चलो, आपने बढ़िया सा बता तो दिया है कि स्टैटिस्टिक्स ये है, वो है, ये मेरे पास डेटा है, चलो बताओ ये डेटा मुझे क्या बोलना चाहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि डेटा आपने दे दिया और स्टैटिस्टिक्स बता देगा कि आपको क्या बोलना चाहता है। उसके लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस डेटा का प्रेजेंटेशन। ठीक है, एग्जैक्टली आप क्या क्या टूल्स इसमें देखने वाले हो, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वो सब हम देखेंगे। बहुत सी चीजें आप 11th में देख चुके हो, बहुत सी अभी देखने वाले हो, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन अब आप देखने वाले हो 12th में। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं सो दैट वो कोरिलेशन, रिग्रेशन पढ़ने में मजा आएगा। आप ये चीज 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन कई बार अगर आप भूल गए होगे, आपके इतने प्रेशर, हर सब्जेक्ट का प्रेशर है आपको, उसमें अगर वो आप बेसिक भूल गए होगे तो मैं पहले आपको इससे फैमिलियर करा देता हूं और फिर हम शुरू करेंगे एग्जैक्ट 12th का जो कोरिलेशन, रिग्रेशन है उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो देखो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है, और मैंने आपसे कहा कि स्टैटिस्टिक्स मतलब दिए हुए डेटा को एनालाइज करो और एक कंक्लूजन पर पहुंचो, ये होता है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे बोली कौन सी होती है, डेटा प्रेजेंटेशन। ये डेटा प्रेजेंटेशन होता क्या है, देखो सपोज आप एक शादी में जा रहे हो, ठीक है, थाली है, वहां पे आपको खाना खाना है। दो तरीके हैं, एक तो थाली में आपने रोटी डाल दी, वहीं पे सब्जी डाल दी, वहीं पे दाल डाल दी, चटनी, अचार, राइस, जो भी है हर चीज वहीं पे डाल दी, मतलब पूरे थाली में मिक्स हो गया सब, हर चीज एक दूसरे के अंदर आ रही है। ठीक है, वो खाना खाने में आपको मजा आएगा? या फिर एक थाली लिया आपने, बराबर एक साइड में राइस, एक साइड में रोटी, एक साइड में सब्जी, एक साइड में दाल, एक साइड में चटनी, अचार, एक साइड में सैलेड, ऐसे सजी हुई थाली खाने में मजा आएगा। इनफैक्ट आपको कम भूख होगी फिर भी आप ज्यादा खा लोगे, क्योंकि इतनी अच्छी थाली, सजी हुई थाली देखकर नहीं आती भूख भी आ जाएगी। ठीक है, तो यही बात होती है डेटा प्रेजेंटेशन में। आपको अगर मैं बस डेटा दे दूं तो उस पर आपका कंक्लूजन आना हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, जो डेटा का इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर आप नजरअंदाज कर दो, वहां पर आपकी नजर ना पहुंच पाए, तो इसलिए आपने कंक्लूजन कुछ और ही निकाल दिया। और वही डेटा अगर मैं आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करके दूं तो आप उसको अच्छी से एनालाइज करोगे और अच्छी से जो भी सॉल्यूशन दोगे वो सही एक्यूरेसी के साथ रहेगा। ठीक है, सो देखो सबसे पहली चीज होती है कि दिए हुए डेटा को, डेटा बेसिकली होता क्या है, सपोज एक एग्जांपल बताओ, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये मेरे दिमाग में कब से क्वेश्चन चल रहा था, मैं एक रिसर्चर हूं सपोज,
और मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि यार मैं देखता हूं कि वाकई में सिगरेट स्मोकिंग ये हेल्थ के लिए इंजूरियस है या नहीं। तो मैंने 100 लोगों का डेटा लिया, उनको पूछा, उसमें कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ स्मोकर्स थे, कुछ नॉन स्मोकर्स थे, कुछ सोशल वर्कर्स थे। मैंने 100 लोगों का डेटा लिया और उनसे पूछा, अलग अलग क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने जो अलग अलग क्वेश्चंस के मुझे जवाब दिए हैं, उन जवाब को कहा जाता है डेटा। ठीक है, तो बेसिकली ये शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन चाहते हो, इसलिए वो सॉल्यूशन के चक्कर में आप बहुत से लोगों का सर्वे लेते हो और उनसे जो आपको आउटपुट मिलता है, उनके जवाब को आप बोलते हो डेटा। तो अब उस डेटा को आप इकट्ठा करके एक आंसर पे आना चाहते हो कि वाकई में सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ है या नहीं है। ठीक है, और वो आंसर, अगर आपको उस आंसर की एक्यूरेसी चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो डेटा आपने लिया है उसको सिस्टमैटिक एक सही ढंग से प्रेजेंट करो। बस वही हम देख रहे हैं, डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन के दो टाइप है, एक होता है टैबुलर फॉर्म और एक होता है ग्राफिकल फॉर्म। टैबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में देखो क्या क्या आता है, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। देन नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो टाइप, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब ग्राफिकल फॉर्म, दो ही टाइप है डेटा प्रेजेंटेशन के, एक तो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, नहीं तो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। टेबल के फॉर्म में करना है तो दो टाइप्स आते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सब चीजें क्या है, मैं आपको हर चीज डिटेल में विद एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी और दो सब टाइप्स आती है, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्राफिकल फॉर्म पे हम आते हैं, पहले ये समझ लो ये सब चीजें क्या है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब क्या, जहां पर डेटा आपको सीरीज फॉर्म में दिया है। यह है इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल। सपोज मेरा क्लास है और मैंने क्लास में एक टेस्ट ली। टेस्ट, अब मेरे क्लास में हार्डली सिर्फ 4 स्टूडेंट थे, जस्ट नया क्लास शुरू किया था, 4 ही स्टूडेंट थे, मैंने उनकी एक टेस्ट ली। ठीक है, और टेस्ट में उन बच्चों का कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस है, पहले स्टूडेंट को 2 मार्क मिले, 4 मार्क मिले, 6 मार्क मिले और लास्ट जो स्टूडेंट है उसको 8 मार्क मिले। ये टेस्ट थी मेरी आउट ऑफ 10। सो 10 में से कुछ इस तरह से उनको मार्क्स मिले हैं। अब मुझे बताओ, सिर्फ 4 स्टूडेंट के डेटा के लिए क्या मैं बढ़िया सा टेबल बनाऊंगा और उसमें रिप्रेजेंट करूंगा? नहीं। अगर पॉपुलेशन बहुत कम है, यानी नंबर ऑफ डेटा बहुत कम है, तो आप डेटा को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी को कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज। मतलब एक सीरीज में, एक लाइन में आपने डेटा लिख दिया, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के साथ उसको अलग करते हुए, बस ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। तो मेरे एग्जांपल से आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज कब यूज करते हैं, जब डेटा बहुत छोटा हो, कम हो। ठीक है, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। जब डेटा की साइज बढ़ जाएगी तब हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें भी देखो, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं यहां दिखाता हूं आपको, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सपोज आप उन्हीं स्टूडेंट, अब आपका क्लास थोड़ा बढ़ गया है, पहले जो नया शुरू किया था 4 स्टूडेंट है, अब आपके क्लास में 20 स्टूडेंट हो गए। अब आपने क्या किया, उनकी एक फॉर्मूला के ऊपर से एक छोटी सी टेस्ट ले ली 5 मार्क की। ठीक है, आपने एक टॉपिक की उनको सबको फॉर्मूला बता दिए और उसकी 5 मार्क की टेस्ट ले ली कि भाई किसको किसको याद है फॉर्मूलाज। ठीक है, सो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5। मुझे बताओ, अगर मैंने 5 मार्क की टेस्ट ली है तो मैक्सिमम 5 मार्क मिल सकता है किसी को, बराबर। इसके ऊपर तो किसको मिलेगा नहीं, 10 तो नहीं मिल जाएंगे 5 में से, तो मैक्सिमम 5 मिल सकते हैं, या फिर उससे कम 4, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 1, या फिर एट एक्सट्रीम केस 0 मार्क। गया गुजरा स्टूडेंट है तो 0 मार्क। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, अब इस बार मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए, 20 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 20 स्टूडेंट का मार्क्स कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। सपोज 0 मार्क मिले, ऐसे मेरे क्लास में टोटल थे 3 स्टूडेंट, 1 मार्क मिलने वाले थे 4 स्टूडेंट, 2 मार्क मिलने वाले थे 3 स्टूडेंट, 3 मार्क मिलने वाले 6,
2 और 5 आउट ऑफ 5 मिलने वाले थे 2 स्टूडेंट। देखो टोटल मैंने कितने कहा आपसे 20 स्टूडेंट। तो आपको समझ गया होगा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरी में कितने स्टूडेंट है। 0 मार्क मिलने वाले, एक्स मतलब क्या है मार्क्स, एफ मतलब क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 0 मार्क मिलने वाले 3 स्टूडेंट, 1 मार्क मिलने वाले 4 स्टूडेंट, इस तरह से 5 आउट ऑफ 5 मिलने वाले 2 स्टूडेंट। हो गया टोटल 20 स्टूडेंट का हिसाब किताब मैच हो गया। तो देखो अब अगर मैं 20 स्टूडेंट के मार्क कॉमा के फॉर्म में लिखता था, मतलब 3 स्टूडेंट को 0 मार्क मिले तो 0 0 0, एक स्टूडेंट को 4 स्टूडेंट को 1 मार्क मिला है तो 1 1 1 1, इस तरह से अगर मैं लिखता था तो थोड़ा सा वो एनालाइज करने में टफ था या फिर टाइम कंज्यूमिंग था। बराबर, टाइम कंज्यूमिंग भी था और एनालाइज करने में पहले गिनो कितने लोगों को कितना है। यही अगर आपने देख लिया डेटा इस फॉर्म में, अगर टेबल फॉर्म में आपको दे दिया, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दे दिया, तो आप क्या कर रहे हो, 1 मार्क 1 सेकंड में बोलोगे 4 स्टूडेंट है जिनको 1 मार्क मिले, आउट ऑफ 2 स्टूडेंट है जिनको आउट ऑफ मिले। 1 सेकंड में, सेकंड भी नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जब डेटा थोड़ा सा साइज बढ़ा रहा है, हम तुरंत किस पर जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें भी पहला हमने कौन सा देखा है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये रहा एग्जांपल छोटा सा। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं यहां आपको एग्जांपल बताता हूं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस बार मेरे क्लास में स्टूडेंट तो बढ़ ही गए। अब इस बार पता है कितने हैं, 100 स्टूडेंट। 4 से मैंने क्लास शुरू किया था, धीरे धीरे 20 हुए, अब मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और लेकिन इस बार मैंने टेस्ट भी कितने मार्क्स के लिए उनकी, 50 मार्क की टेस्ट। ठीक है, तो अब देखो मैं इस डेटा को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। बराबर, 50 मार्क की टेस्ट ली मैंने। एट एक्सट्रीम केस 0 मार्क हो सकता है मिनिमम और 50 मार्क हो सकता है मैक्सिमम। 50 के ऊपर नहीं जाएगा, 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, या फिर इस रेंज में रहेगा। अब देखो टोटल 100 स्टूडेंट है, उसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे जिनको 0 to 10 मिला, 15 स्टूडेंट ऐसे जिनको 10 to 20 मिला, 20 स्टूडेंट ऐसे जैसे 20 to 30 मिला, अगेन 5 स्टूडेंट 30 to 40, और टोटल 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इन बिटवीन 40 to 50 मिला। ठीक है, मतलब 40 स्टूडेंट को 40 से 50 मार्क के बीच में मिला। अच्छे कैटेगरी के स्टूडेंट है वो, टॉपर कैटेगरी के स्टूडेंट है। अब आप ही खुद एनालाइज करो, अगर मैं इस डेटा को इस फॉर्म में लिखता था, सीरीज फॉर्म में, मतलब कॉमा 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 के साथ, तो मुझे 100 स्टूडेंट का डेटा लिखना पड़ता था। बराबर, मतलब अगेन वो एनालाइज करने में टफ हो गया। या फिर अगर मैं इस फॉर्म में लिखता था तो एक्स मुझे क्या लेना पड़ता था, एक्स मुझे कितना लेना पड़ता था, 0 से लेकर 100 तक। मतलब बोर्ड भी मेरा छोटा पड़ गया, क्योंकि मैं, हो सकता है किसी को 0 हो, किसी को 1 हो, किसी को 50 हो। ठीक है, अच्छा 50 मार्क की मेरी टेस्ट है, तो एक्स मुझे कहां तक लेना पड़ता था, 0 से लेकर 50 तक, क्योंकि एक्स मतलब क्या है, मार्क्स। जस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक्स मतलब है मार्क्स। तो मुझे कितना लेना पड़ता था, 0 से लेकर 50 तक, और उसमें फिर कितने मार्क कितने स्टूडेंट को मिले हैं, ऐसे 100 स्टूडेंट का मुझे क्या फ्यूचर डिसाइड करना होता था। तो अगेन थोड़ा सा टास्क टाइम कंज्यूमिंग हो गया। और एक शायद हो सकता है कि जिस पेपर पे, जिस पेज पर आप लिख रहे हो, पेज भी आपको अधूरा पड़े, 0 से 50 तक उतना आ ही नहीं रहा है, आपको और नए सप्लीमेंट लेने पड़े, नए पेजेस लेने पड़े, फिर से बार बार चेक करो आगे पीछे। कहीं ना कहीं अगर आपने चेक करने में मिस्टेक कर दी, कोई चीज समझने में या देखने में मिस्टेक कर दी, तो आप कुछ और ही बैठ पर मतलब बोल पड़ोगे। टॉपर शायद होगा 50 आउट ऑफ 50 का, लेकिन आपको 50 दिखा ही नहीं, आपने बोल दिया 48 का टॉपर है। कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूं। जब डेटा का साइज बढ़ रहा है और एक्स की भी वैरायटीज बढ़ रही है, एक्स की भी वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये भी फेल हुआ, ये भी फेल हुआ, तब यूज हुआ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपने क्या कर दिया, 100 स्टूडेंट का डेटा, टेस्ट थी 50 मार्क की, और उसको काफी आसानी से बस इतने से टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में।
अगर कोई पूछेगा बताओ 20 के अंदर कितने स्टूडेंट है, आप सेकंड में बोल दोगे 20 के अंदर मतलब ये और ये, टोटल 35 स्टूडेंट है जिनको 20 से कम मार्क है। 0 to 10 को जो है वो भी 20 से कम ही गिना जाएगा और 10 to 20 भी, या कुछ भी बोल दो, बोलो टॉपर के रेंज के जो कुछ टॉप कर सकते हैं वो रेंज के कितने हैं, मतलब 40 to 50 रेंज के कितने, आप बोलोगे सर 40 स्टूडेंट है। काउंट करने की जरूरत पड़ी, यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ता था, यहाँ तो खैर छोड़ ही दो, ये तो हिसाब के बाहर ही है, कॉमा के फॉर्म में अगर लिखोगे तो इतने ह्यूज डेटा को। और दोस्तों मैंने तो भी आपको सिर्फ 100 स्टूडेंट बताया, ऐसा 1000 डेटा भी हो सकता है, 10,000 डेटा भी हो सकता है, बराबर। तो ये कॉमा के फॉर्म में लिखना या एक्स की इतनी पूरी वैरायटीज लिखना है फिजिबल नहीं है, तब जाकर केस ये यूज होगी। तो बेसिकली तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है, तीनों अपने जगह सही है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको कौन सा डेटा यूज करना है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल यूज करना है वो आप पे डिपेंड है। जब डेटा बहुत छोटा रहा तो इंडिविजुअल सीरीज, जब डेटा मॉडरेट रहा, ध्यान से सुनो, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब क्या, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, तो जब डेटा मॉडरेट रहा और एक्स की वैरायटीज भी कम रही तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करोगे, और जब डेटा ह्यूज है, वैरायटीज ऑफ एक्स भी बहुत ज्यादा है, तो आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करोगे। ठीक है, आपके पास देखो कपड़े की वैरायटीज होती है, बहुत नए नए कपड़े भी होते हैं, ऐसे सादे मॉडरेट कपड़े भी होते हैं और एकदम गंदे कपड़े भी होते हैं, बराबर। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सा ड्रेस पहनना डिसाइड करते हो, क्लियर। मतलब अगर आपको कोई काम करना है धूल मिट्टी में, या फिर होली है, रंग पंचमी है, खेलना है, तो आप एकदम गंदा से गंदा शर्ट निकालोगे। अगर आपको कोई पार्टी में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, तो आपका सबसे एकदम हीरोपंती वाला शर्ट निकालोगे। और वही ऐसी रूटीन 10 दोस्तों के साथ हाय बाय चाय नाश्ता करने जाना है तो आप मॉडरेट शर्ट निकालोगे। क्लास में जाना है एक मॉडरेट मीडियम लेवल का शर्ट, बराबर। तो यही केस है, सिचुएशन के हिसाब से तीनों अपनी जगह सही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं, तीनों प्रैक्टिकली यूज होते हैं, तीनों अपनी जगह सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको अप्लाई करना होता है। और वो सिचुएशन भी क्या है मैंने आपको बता दी। जब नंबर ऑफ डेटा बहुत कम तो इंडिविजुअल, जब मीडियम यानी मॉडरेट साइज का है तो अनग्रुप, और बहुत ह्यूज है तो ग्रुप। क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये है टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल फॉर्म क्या होता है उस पर हम आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको टेबुलर फॉर्म की सारी टर्मिनोलॉजी से क्लियर करता हूं, फैमिलियर करता हूं, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल फॉर्म। क्लियर। तो टेबुलर फॉर्म अब आपने उसके टाइप समझ लिए, अब उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके कौन सी चीज को क्या कहा जाता है वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, पहले ये सब लिख लो एक छोटे से टाइम में। ठीक है। सो देखो ग्राफिकल फॉर्म भी हम देखेंगे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेबुलर फॉर्म होता क्या है, उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक तो इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म का देखा, कॉमा कॉमा कॉमा, एक एक्स और एफ देखा। एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एक्स मतलब क्या, फैक्टर जिस पर हम खेल रहे हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल बोला वो मार्क्स का था, इसलिए मैंने एक्स को क्या लिया, मार्क्स। लेकिन अगर डेटा क्लासेस फॉर्म में, ठीक है, यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, क्या था वो, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। सो देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसको क्या कहा जाता है, ये जो भी रेंज है ना, रेंज की जो लेफ्ट साइड की फिगर्स है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। साइंटिफिक नाम याद रखो, ये जो लेफ्ट साइड की फिगर है 0 to 10 में 0, 10 to 20 में 10, 20, इनको कहा जाता है लोअर लिमिट। ये जो राइट साइड की फिगर्स है इसको कहा जाता है अपर लिमिट। ये रेंज है, इसका है लोअर लिमिट या अपर लिमिट। इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस जो है, कितना डिफरेंस है यहां पर, 10, 10, 10, ये डिफरेंस को कहा जाता है क्लास इंटरवल। इसका और दूसरा नाम
क्लास विड्थ, इसका और तीसरा नाम क्लास हाइट। देखो नाम अनेक बात एक, क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ और क्लास हाइट तीनों सेम है, वो मतलब क्या होता है, इन दोनों का यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर इस एग्जांपल को अगर आप देखो तो कितने का है, 10 10 10 खत्म। ठीक है, तो लोअर लिमिट समझ गया, अपर लिमिट समझ गया, क्लास इंटरवल या हाइट ऑफ द क्लास आपको समझ गया। ठीक है, इसके बाद बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होगा, देखो आगे जब हम कैलकुलेशन शुरू करने वाले हैं, मीन मीडियन मोड, मैं उसका भी आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो मीन मीडियन मोड, वहां पर बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन यानी फॉर्मूला आपसे एक्स की डिमांड करेगा। अब इंडिविजुअल सीरीज में जो कॉमा के फॉर्म में होता है 2 4 6 ये सब क्या है, ये सब एक्स ही होता है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो एक्स का आपको कॉलम दिया ही होता है। ठीक है, एक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या पंगा कहां पर है, क्लासेस में, क्योंकि यहां पे आपको रेंज दी होती है 0 to 10 10 to 20 20 to 30, एक्स दिया ही नहीं होता है। तो एक चीज याद रखो, जब जब आपको एक्स नहीं दिया है और क्वेश्चन यानी फॉर्मूला आपसे एक्स की डिमांड कर रहा है, जब जब आपको क्वेश्चन क्लासेस के फॉर्म में है, इसका मतलब एक्स नहीं दिया है और फॉर्मूला लेकिन एक्स की डिमांड कर रहा है, तब आप उसको एक्स दोगे। और वो कैसे, बाय फाइंडिंग मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। आपको क्या करना है, इस क्लास की बस मिड वैल्यू निकालना है। जैसे इस क्लास की मिड वैल्यू क्या हो गई, 0 to 10 की मिड वैल्यू 5, 10 to 20 की मिड वैल्यू 15, 20 to 30 की मिड वैल्यू 25, खत्म। ये हो गया एक्स का कॉलम, ये हो गया एक्स का वैल्यू। सिंपल, जो भी क्लास है उसकी मिड वैल्यू मतलब एक्स, क्योंकि फॉर्मूला एक्स की डिमांड कर रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन हमें उसे कुछ ना कुछ तो देना होगा। तो वो हम कैसे देंगे, उस क्लास की मिड वैल्यू निकालकर। अब देखो बहुत बार ऐसा होगा कि मिड वैल्यू डेसिमल में है। अब यहाँ तो सर ठीक है 0 to 10 था, तो इसलिए आपने बहुत आसानी से बता दिया मिड वैल्यू 5 है 15 है। लेकिन अगर कुछ अजीब बड़ी बड़ी क्लासेस आई, डेसिमल में क्लासेस आई, तो मिड वैल्यू कैसे निकालना है, कोई टेंशन नहीं, मिड वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला है। मिड वैल्यू मतलब ही क्या होता है, x, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्या फॉर्मूला है, दोनों लिमिट की एडिशन अपॉन 2। क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे दोनों लिमिट की एडिशन क्या है, 0 + 10 10 अपॉन 2 5, 10 + 20 30 अपॉन 2 15, 20 + 30 50 अपॉन 2 25, बराबर। तो कोई टेंशन नहीं, अगर उसने कुछ अजीब ढंग की डेसिमल में भी आपको लोअर अपर लिमिट दी है, तो दोनों लिमिट की एडिशन करो अपॉन 2, ये हो गया मिड वैल्यू का फॉर्मूला। और ये है हाइट ऑफ द क्लास का फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है, चलो लिख लो इतनी टर्मिनोलॉजी। अभी और बताना है मुझे, बहुत सी टर्मिनोलॉजी से आपको मुझे अभी फैमिलियर करना है, ये तो जस्ट शुरुआत है। ठीक है, सो ये है क्लासेस, एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक्स यानी मिड वैल्यू, जब जब एक्स की डिमांड है आप एक्स निकालोगे मिड वैल्यू फाइंड करके। और दोनों का डिफरेंस मतलब होता है क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ और क्लास हाइट। ठीक है, अब देखना, अब एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्लासेस में ही दो अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। फर्क दिख रहा है यहां पर आपको दोनों में, ये भी क्लासेस है ये भी क्लासेस है, रेंज के फॉर्म में दिया है लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, लेकिन क्या फर्क है दोनों में। तो देखो यहां पर क्या है, 0 to 10, 10 पे खत्म हुआ अगला क्लास 10 से शुरू, 10 to 20, 20 पे खत्म हुआ अगला क्लास 20 पे शुरू। यहां पर देखो 1 to 10, 10 पे खत्म हुआ बट नेक्स्ट क्लास 11 से शुरू हुआ है। मतलब क्या हो रहा है, यहां पे कंटिन्यूअस टर्म्स रिपीट हो रही थी, यहां कंटिन्यूटी बरकरार थी, बट यहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, यहां पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। ठीक है, और बस
इसी चीज को मैंने जो बोल दिया है वो इसका नाम हो गया। यहां पर क्या है, कंटिन्यूटी है, 10 पे खत्म 10 पे शुरू, 20 पे खत्म 20 पे शुरू, इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस क्लास। यहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, 10 पे खत्म 11 पे शुरू, 20 पे खत्म 21 पे शुरू, इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक इसलिए डिसकंटिन्यूअस, या कंटिन्यूटी है इसलिए कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो इन दोनों का और एक नाम है, इन दोनों का और एक नाम है। अब वो नाम क्या है, वो नाम क्या है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। इन दोनों में से एक क्लास को एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास बोला जाता है और एक क्लास को इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास बोला जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कौन सा एक्सक्लूसिव होगा या कौन सा इंक्लूसिव होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज ये मार्क्स है, ये भी आपको क्या डिनोट कर रहा है, मार्क्स की रेंज, और ये भी मार्क्स की रेंज। एक टेस्ट हुआ है, टेस्ट में इतना इतना मार्क्स मिला है इस रेंज में। सपोज एक स्टूडेंट है जिसको 20 मार्क्स मिला है, कितना मार्क्स मिला है, 20। तो मुझे बताओ इस क्लास में वो कहां पर आ जाएगा, चुटकी में बता दोगे आप, सर इस क्लास में तो 11 to 20 आएगा, क्योंकि इस क्लास में तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, 20 एक ही जगह है, 11 to 20, यहां पे तो 21 से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। तो मुझे बताओ 11 to 20 वाला क्लास जो है वहां पर वो स्टूडेंट काउंट होगा कि भाई जिसको 20 मार्क मिले हैं वो इस रेंज में आ जाओ, जिसको 10 मार्क मिले हैं वो इस रेंज में आ जाओ, बराबर। लेकिन अब मुझे बताओ अगर मैं ये क्लास ना यूज करते हुए ये टाइप का क्लास यूज करूं, इस टाइप का प्रेजेंटेशन यूज करूं, तो 20 मार्क वाला कहां पर आएगा। देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, डायलेमा है, 20 यहां पर भी है 20 यहां पर भी है। तो जिस स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिले उसको मैं इस रेंज में लूं या फिर इस रेंज में लूं, पंगा हो गया। तो याद रखो कंटिन्यूअस टाइप के क्लास में हम अपर लिमिट को हमेशा एक्सक्लूड करते हैं, ध्यान से समझो। कंटिन्यूअस टाइप के क्लास में हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसको हम कभी काउंट नहीं करते। मतलब जो बंदे को 20 मार्क्स है वो यहां पर आएगा जहां पर 20 एज अ लोअर लिमिट है, जहां पर 20 आपको लोअर लिमिट दिख रहा है, लोअर लिमिट बोलकर आया है, वहां पर आएगा वो बंदा जिसको 20 मार्क्स है। क्यों, क्योंकि अपर लिमिट को हम कभी भी काउंट नहीं करते इन दिस टाइप ऑफ क्लास, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ क्लास। इसलिए यहां पे अपर लिमिट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास। फिनिश, ये हो गया एक्सक्लूसिव। यहां पे क्या हो रहा है, बोथ अपर और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड हो रही है, यहां पे कोई भी चीज एक्सक्लूड हो रही है, नहीं हो रही है, और इसलिए इस टाइप के क्लास को कहा जाता है इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास। ये चीज याद रखो सीपीटी के लिए, ये छोटी मोटी बातें जो है ना ये आपको काम आएगी सीपीटी में। 12th बोर्ड में उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये सब चीजें आपको काम आएगी सीपीटी में। ठीक है, सो डिसकंटिन्यूअस को ही कहा जाता है इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास। क्यों, क्योंकि यहां पर हम दोनों लिमिट को इंक्लूड करते हैं। इस टाइप को, कंटिन्यूअस टाइप के क्लास को कहा जाता है एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास, क्योंकि यहां पर हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों, यहां पर अब जिसको 20 मार्क है उसको हम लेंगे 20 to 30 में, क्योंकि ये 20 हम एक्सक्लूड करते हैं। जिसको 10 मार्क है उसको हम लेंगे 10 to 20 में, क्योंकि ये 10 हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, जहां पर 10 लोअर लिमिट है वो कंसिडर करो, जहां पर 20 लोअर लिमिट है वो कंसिडर करो। ठीक है, तो ये है उनका और एक बेसिक डिफरेंस। क्लियर, लिख लो। तो क्लासेस की ऑलमोस्ट सारी टर्मिनोलॉजी मैं बता चुका हूं, अब जो जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो क्लासेस की मैं आपको टर्मिनोलॉजी तो बता चुका हूं, भाई हल्की सी टर्मिनोलॉजी मुझे बतानी है, वो है फ्रीक्वेंसी की। देखो सपोज ये क्लासेस है और ये फ्रीक्वेंसी है। देखो ये सब आपका फाउंडेशन चल रहा है, ये अगर क्लियर है तो आगे मजा आ जाएगा और आपको आगे दिक्कत भी नहीं होगी। फिर बड़े से बड़े कैलकुलेशन, बड़े से बड़े टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप आराम से निपट लोगे। ठीक है, अब देखो क्लासेस दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। अब इस टाइप की फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये इंडिविजुअल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है।
ये जो 2 है ये सिर्फ किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 to 10 को। ये 5 सिर्फ 10 to 20 को, इसलिए इसको कहा जाता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। अब जो दूसरा टाइप है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी आपको समझ गया, जो इंडिविजुअल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो सेकंड इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी दो टाइप, एक आता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा आता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, सो देखो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, टॉप टू बॉटम अप्रोच ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिशन। ऊपर से नीचे तक एक एक करके फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ, उसको कहा जाता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, 2 एज इट इज, देन 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 3 17, 17 + 4 21, फिनिश। आगे बहुत बार बहुत से टूल में, बहुत से चीजों में, बहुत से फॉर्मूला में आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की नौबत आएगी। तो एग्जैक्टली होता क्या है वो समझो। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हर एक नंबर को एक एक करके ऐड करो, लेकिन आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे एक एक फ्रीक्वेंसी को ऐड करो। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देखो ऊपर की पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 3 तुरंत उसके सामने लिख लो 17, 17 + 4 21। ठीक है, अब बिल्कुल उसी का अपोजिट वर्जन है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अपोजिट वर्जन मतलब क्या आप समझ गए होंगे। यहां हमने क्या किया, टॉप टू बॉटम अप्रोच था, यहां पे क्या करना है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब करना एडिशन ही होता है, दोनों जगह एडिशन ही करनी है आपको, लेकिन अप्रोच क्या है, लेस देन क्यूमुलेटिव में टॉप टू बॉटम, मोर देन क्यूमुलेटिव में बॉटम टू टॉप। तो देखो यहां पे जैसे टॉप टू बॉटम में अपने ऊपर से नीचे में जो पहली ऊपर की फ्रीक्वेंसी उसको एज इट इज रखा, यहां अब बॉटम टू टॉप अप्रोच है तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखो। और सेम 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 2 21, फिनिश। ऊपर से नीचे, ऊपर वाली एज इट इज एक एक करके ऐड किया नीचे तक, नीचे से ऊपर यानी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नीचे वाली एज इट इज एक एक करके ऐड किया ऊपर तक, फिनिश। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी में बस और इतनी ही टर्मिनोलॉजी आपको समझनी थी। इंडिविजुअल दी होगी, क्यूमुलेटिव क्या होता है वो समझ गए। क्यूमुलेटिव यानी फ्रीक्वेंसी का एडिशन, लेकिन उसमें दो टाइप आते हैं, एक लेस देन, एक मोर देन। लेस देन मतलब ऊपर से नीचे तक ऐड करो, मोर देन मतलब ऊपर नीचे से ऊपर तक ऐड करो। ठीक है, सो ये जैसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, फिर हम शुरू करेंगे एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। स्टार्टिंग जब से मैंने स्टार्ट किया डेटा प्रेजेंटेशन, वहां से लेकर अब तक हमने सिर्फ क्या देखा है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका और उसकी टर्मिनोलॉजी, उसका इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने देखा है। अब स्टैटिस्टिक्स किस तरह अप्लाई करते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलो लिख लो ये। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं सबसे फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर आपने तो अब तक हमको टेबुलर फॉर्म ही बताया, ग्राफिकल तो बताया नहीं। बताऊंगा, ठीक है, आपको मैं ग्राफिकल भी बताऊंगा, लेकिन पहले अभी हमने टेबुलर फॉर्म समझ लिया है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से, कुछ टूल से वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बेसिकली पहले तो ये टॉपिक होता क्या है मैं आपको ये बताता हूं, और फिर हम शुरू करेंगे उसके एक्चुअल टूल्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या, अगेन हम आते हैं हमारे नॉर्मल बेसिक टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट पर, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था क्लास के स्टार्ट में,
कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होता है, आप ह्यूज डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो आपने ह्यूज डेटा कलेक्ट किया, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था, वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए आप जगह जगह भटके, जगह जगह घूमे, आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा को अब हम एक स्टेप आगे आ गए हैं। उस डेटा को हमने क्या करना सीख लिया, आप सिस्टमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो अब तक हमने क्या कर लिया, डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया है। अब डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया, अब क्या करना है, अब उस डेटा में से एक सिंगल वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। मुझे बताओ, अगर इंडिया का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, तो टॉस करने सिर्फ कैप्टन जाता है ना, कि पूरे 11 की 11 टीम चल जाती है? क्यों कैप्टन जाता है? क्योंकि हम सब ने कैप्टन को रिप्रेजेंट किया है इस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। यूएस में एक मीटिंग है, ठीक है, पूरे ग्लोबल एक मीटिंग है, ग्लोबलाइज, तो वहां पर क्या पूरा 121 करोड़ हिंदुस्तान पहुंच जाता है मीटिंग अटेंड करने? नहीं, हमने हमारा एक लीडर रिप्रेजेंट किया है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनमें से कोई तो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो डेटा तो आपके सामने ह्यूज हो गया, बट आप अगर कोई चीज देखोगे तो आपको कुछ अलग इंडिकेशन देगी, कोई चीज देखोगे तो कुछ अलग इंडिकेशन देगी, बराबर। तो आपको तो एक जनरल इंडिकेशन चाहिए कि ओवरऑल ये डेटा मुझे क्या बताना चाहता है, बराबर। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज L&T कंपनी, एक कंपनी है L&T, आपको पता है, सबको नहीं भी पता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये एग्जांपल को समझो। L&T कंपनी है जिसकी 5 ब्रांचेस है, ठीक है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच और 5 ब्रांच। पहली ब्रांच उसकी 2 करोड़ प्रॉफिट में है, दूसरी ब्रांच उसकी 4 करोड़ प्रॉफिट में है, तीसरी ब्रांच 3 करोड़ प्रॉफिट में है, चौथी ब्रांच 20 करोड़ घाटे में है और 5वीं ब्रांच 1 करोड़ प्रॉफिट में है, ठीक है। इस तरह L&T की 5 ब्रांचेस है और इस तरह उनका ये आपको प्रॉफिट दिया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव फिगर देख के भावुक हो जाऊं और मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं तो मैं तो गया, क्योंकि पॉजिटिव फिगर मुझे 4 जगह दिख रही है, 1 2 3 4। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, बट यहां पे क्या है, लॉस। तो अगर आप सिर्फ इसको देखोगे, अरे यार बढ़िया है, 4 जगह प्रॉफिट, सिर्फ 1 जगह लॉस, मस्त कंपनी है, करो इसमें इन्वेस्ट, बहुत फायदा है, बहुत मुनाफा है। तो अगर सिर्फ मैं इस तरह देखूं तो मैं तो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसके चारों ब्रांचेस का प्रॉफिट भी 1 कर दूं तो भी उसके 1 ब्रांच के लॉस से कम है। चारों ब्रांच का प्रॉफिट कितना हुआ, ये टोटल 9 और 10 करोड़ वो प्रॉफिट में आज के तारीख में, तो 20 करोड़ लॉस में है। मतलब ओवरऑल वो कंपनी क्या है, लॉस में। ये मैंने क्या निकाला, उसका ओवरऑल स्टेटस, बराबर। अगर मैं पूरा डेटा देखकर चलता था तो मन तो ये बोल रहा है कि 4 जगह वो प्रॉफिट में बिंदास इन्वेस्ट करो, क्योंकि पूरा डेटा उसका ये बोल रहा है। लेकिन मैंने उसका ओवरऑल स्टेटस निकाला, एक सिंगल वैल्यू निकाली, ठीक है। वो सिंगल वैल्यू क्या निकाली, 10 करोड़ का लॉस। टोटल प्रॉफिट है 10 करोड़, टोटल लॉस है 20 करोड़, तो नेट क्या है उसको, 10 करोड़ का लॉस। जब मैंने उसकी एक सिंगल वैल्यू में उसको रिप्रेजेंट किया, उस पूरे डेटा को, तब मुझे समझ में आया, अबे यार मैं तो गलती कर रहा था, मैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहा था, उस डूबी हुई कंपनी में पैसा डाल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली आपके सामने ह्यूज डेटा प्रेजेंट तो हो गया है, बट आप ह्यूज डेटा को प्रेजेंट करके आप एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आपको उसके लिए क्या करना होता है, उस पूरे डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालना होता है। जैसे मैंने कहा, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर धोनी, MS धोनी, ठीक है। उसी तरह उस ह्यूज डेटा का भी हमें एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालना होता है। उस वैल्यू को कहा जाता है सेंट्रल वैल्यू। दैट वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू। और इस सेंट्रल वैल्यू की स्टडी, इस सेंट्रल वैल्यू की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी इस टॉपिक्स में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि हमको डेटा कलेक्ट करना था, हमने कर लिया, डेटा को प्रेजेंट करना था, हमने कर लिया, ठीक है। अब डेटा प्रेजेंट तो हो गया,
अब एग्जैक्टली इससे हमें समझना क्या है, तो हम उस ह्यूज डेटा से डायरेक्ट कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको ह्यूज डेटा को हम देखने जाए तो हो सकता है कुछ चीजें हमको पॉजिटिव इंडिकेशन देती है, कुछ चीजें निगेटिव इंडिकेशन देती है, और हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है। बराबर, जैसे मैंने ये एग्जांपल कहा, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पूरे डेटा को यूज करके एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं, और उस सिंगल वैल्यू को कहा जाता है सेंट्रल वैल्यू, और उसकी स्टडी मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? तो बेसिकली ये है उसका इंट्रोडक्शन। तो अब देखो एग्जैक्टली सर ये फिर ठीक है, चलो आपने जैसे बता दिया कि कंट्री को रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, तो उस तरह डेटा को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं 3 लोग। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन एंड तीसरा है मोड। ये 3 लोग हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 लोग हैं जिसको कहा जाता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो अब हम ये तीनों एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मीन। ठीक है, और ये मीन भी हम किसके लिए पढ़ेंगे? जस्ट थोड़ी देर पहले आपने टोटल 3 टाइप का डेटा देखा है। कौन कौन सा? एक इंडिविजुअल सीरीज, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली अब हम मीन पढ़ेंगे इन तीनों के लिए, कि अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तो मीन कैसे निकालना है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन कैसे निकालना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन कैसे निकालना है। क्योंकि एग्जाम का तो हमें पता नहीं है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा क्या आपको पता है? ना ही मुझे पता है। ठीक है, तो हमें तो पूरी तैयारी करनी है। तो हम तीनों टाइप के डेटा के लिए मीन देखेंगे, मीडियन देखेंगे और मोड देखेंगे। क्लियर? तो लिख लो ये छोटा सा। सो अब हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं मीन। मीन देखो, बेसिकली मीन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एक्स बार। इस सिंबल को कैसे पढ़ना है? एक्स बार, उसके ऊपर एक बार है, एक लाइन है, इसलिए एक्स बार। तो मीन के 2 फॉर्मूला है। मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे? जब डेटा इंडिविजुअल सीरीज में है। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब डेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कोई भी, अगर वो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी भी हो या फिर वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी भी हो। क्लियर? अगर डेटा इंडिविजुअल सीरीज यानी कॉमा कॉमा के फॉर्म में है तो ये रहा मीन का फॉर्मूला समेशन। ये सिंबल को क्या कहा जाता है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। और डेटा अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, फिर वो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज। ये रहा एक्स। एक्स क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? कॉमा के फॉर्म में 2, 4, 6, 8, 10। ये सब वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्स। क्योंकि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी का सवाल ही नहीं, फ्रीक्वेंसी इन 2 में आती है, इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ एक्स रहता है। तो खत्म, आपको निकालना है इसका मीन। अब मुझे बताओ 2, 4, 6, 8, 10 ये है आपका एक्स। आपको निकालना है एक्स बार। तो इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, पूरे स्टैटिस्टिक्स में हमेशा फॉर्मूला को बाय हार्ट करो और फॉर्मूला देखो कॉलम बनाओ, फॉर्मूला देखो कॉलम बनाओ। उस अप्रोच से हमें चलना है। पूल सिस्टम उसको कहा जाता है, पूल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या करना है? फॉर्मूला को बाय हार्ट कर देना है और उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो डेटा से निकालो। उसको कहा जाता है पूल सिस्टम। मतलब फॉर्मूला अपनी अपनी रिक्वायरमेंट खींचता है। ठीक है, तो एक्स बार मतलब क्या? समेशन एक्स। समेशन एक्स मतलब क्या? जो एक्स का कॉलम है उस सब का समेशन। 6 और 6 12, 8 20 एंड 10 30। ये हो गया समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स मतलब क्या? एक्स के कॉलम का जितने भी एलिमेंट है उन सबका एडिशन, समेशन। ये हो गया 30। एंड एन मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5।
सो 30/5, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 6। फिनिश। ये हो गया x बार, ये हो गया x बार। लिख लो x बार के दो फॉर्मूला लिख लो पहले, ये सीरीज के लिए, ये फ्रीक्वेंसी के लिए। और पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं सीरीज का। सीरीज का क्या है, एक सीरीज दे दी मैंने 5 एलिमेंट की और आपको उसका x बार निकाल लिया, तो समेशन x यानी इन सबका एडिशन अपॉन n यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, आंसर आया 6। तो स्टैटिस्टिक्स में ये थंब रूल है, इसको हमेशा याद रखो। क्या है वो रूल, फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला को बाय हार्ट कर लो और उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट निकालते जाओ। उसको समेशन x चाहिए दे दो, उसको n चाहिए दे दो। तो ये दोनों फॉर्मूला भी लिख लो। ठीक है। सो देखो, अब जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज का बताया, उसी तरह मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह करना है विथ एग्जांपल। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन इस तरह होता है, जहां आपको x दिया होता है और जहां आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। देखो, क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो उसको कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज, तो कोई टेंशन ही नहीं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। लेकिन क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी दी होती है तो आपके दिमाग में दो बातें आ सकती है, एक तो वो शायद अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो और एक वो शायद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो याद रखो, मैंने वो भी आपको डिफरेंस बहुत अच्छी से क्लियर कर दिया है। फिर से सुन लो कि अगर आपको x का कॉलम डायरेक्टली दिया है तो इसको कहा जाता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको x का कॉलम सीधा दे दिया है तो वो है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी। और जब आपको x का कॉलम ना देते हुए रेंज में डेटा है, रेंज यानी क्या, क्लासेस, तो उसको कहा जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। जब आपको 10 to 20, 20 to 30 इस फॉर्म में अगर डेटा है तो इसको कहा जाता है क्लासेस। ठीक है, और ये क्लासेस फॉर्म में डेटा है तो ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलो बेसिकली अनग्रुप का पहले हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपको x का कॉलम दे दिया, ये f का कॉलम दे दिया और आपको बोला है फाइंड मीन। मीन मतलब क्या, x बार। तो देखो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fx अपॉन समेशन ऑफ f, समेशन fx अपॉन समेशन f। और मैंने क्या कहा, फॉर्मूला को बाय हार्ट करो और उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालो। अब उसको क्या चाहिए, समेशन ऑफ f चाहिए, तो f का कॉलम आपके पास है, इसका समेशन ले लो, ये हो गया समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ f मतलब क्या, इसका समेशन 10, 12, 15। नेक्स्ट उसको क्या चाहिए, समेशन ऑफ fx चाहिए। समेशन ऑफ fx मतलब क्या, f अलग से दिया है, x अलग से दिया है, दोनों को एक कर दो थ्रू मल्टीप्लीकेशन, बराबर f इंटू x। समझो ठीक से, fx का समेशन आप कैसे निकालोगे, मुझे बताओ। f का समेशन आपने कैसे निकाला, जो f का कॉलम है उसका समेशन। तो fx का समेशन भी कैसे निकालोगे, fx के कॉलम का समेशन। बट fx का कॉलम आपके पास है नहीं है, क्वेश्चन ने आपको f अलग से दिया है, x अलग से दिया है, fx का कॉलम ही नहीं है, तो वो आप बना लो, f और x को एक कर दो थ्रू मल्टीप्लीकेशन। तो ये f है, ये x है, मैंने दोनों को मल्टीप्लीकेशन के थ्रू एक कर दिया, ये बन गया fx। बस, तो क्या करना है, f और x के सारे इंडिविजुअल आइटम का मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32, 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 1 8, 10 इंटू 3 30। हर इंडिविजुअल आइटम का मल्टीप्लीकेशन करो और यहाँ पे ले लो उसका समेशन। सो ये हो गया 40, 50, 50 एंड 3 30, 80। सो आंसर इज 80 अपॉन 15, 5.333। ये हो गया x बार। फिनिश। तो अनग्रुप भी रहा तो फॉर्मूला वही है, ग्रुप के लिए भी फॉर्मूला वही है। क्या बात बदलेगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज क्लियर है, ये अनग्रुप हो गया। लिख लो, मैं आपको बस पहले फैमिलियर कर रहा हूं, ये चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हो, लेकिन डायरेक्ट एडवांस लेवल शुरू करने से पहले मैं आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन फिर से अपने ढंग से सही करना चाहता हूं। फिर आपके 12th के टॉपिक जो है कोरिलेशन, रिग्रेशन, वो हम देखेंगे। और एज इट इज ये सब टॉपिक आपको सीपीटी में भी काम आने वाला है, तो सीपीटी के लिए ये खुद टॉपिक आपको ऐसे भी पढ़ना ही है, तो समझ लो हर चीजें।
ठीक है। एंड द लास्ट देखो, मीन हमने देख लिया इंडिविजुअल सीरीज के लिए, मीन हमने देख लिया अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पहले कहा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, क्लासेस दिया होगा आपको और फ्रीक्वेंसी दिया है। सो देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये दिया है आपको क्लासेस। और उसी तरह फ्रीक्वेंसी दे दी है 2, 8, 3, 5, ठीक है, या फिर 2, 8, 6, 4। फ्रीक्वेंसी दे दी, क्लासेस दे दिया, और आपको निकालने बोला है मीन। अगेन मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट निकालो, वही चीज है। फॉर्मूला जो बोलता है वो उसको दे दो, उसको क्या चाहिए, समेशन एफ। तो देखो समेशन एफ क्या हो गया, 10 और 10 20। चलो समेशन एफ तो मिल गया। अब उसको चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा एफ एक्स था हमारे पास, नहीं, हमने एफ एक्स कैसे निकाला, एफ और एक्स को एक कर दिया, एफ एक्स का कॉलम बना लिया। लेकिन यहां और एक पंगा हो गया, यहां तो आपके पास एक्स भी नहीं है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स आपको दिया होता है, लेकिन यहां तो आपके पास एक्स ही नहीं है, यहां आपको क्लासेस दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। तो याद करो वो चीज जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी कि जब जब क्वेश्चन एक्स नहीं देता है और लेकिन फॉर्मूला उसकी डिमांड करता है, तो आप एक्स दोगे। और कैसे दोगे, इन द फॉर्म ऑफ मिड वैल्यू। याद है मैंने मिड वैल्यू कंसेप्ट बताया था, उसका फॉर्मूला भी लिख कर दिया था। वो क्यों बताया था, इसी के लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन में एक्स नहीं है लेकिन फॉर्मूला एक्स की डिमांड कर रहा है, तो आप उसको एक्स दे दो। और एक्स कैसे दोगे, एक्स मतलब हो जाएगा अब यहां पर मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। जो क्लास है उसका मिड वैल्यू 0 to 10, 0 और 10 का मिड वैल्यू 5, 10 20 का मिड वैल्यू 15, 20 30 का 25, 30 40 का 35। फिनिश। मैंने मिड वैल्यू का आपको फॉर्मूला भी बताया था, मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखो दोनों लिमिट का एडिशन कर लो अपॉन 2, दोनों लिमिट का एडिशन कर लो अपॉन 2, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, 10/2 5, 30/2 15, 50/2 25, इनका एडिशन 70/2 35। खत्म। तो कोई टेंशन नहीं है, एक्स चाहिए तो आप आराम से दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यू। अब ये बन गया लास्ट क्वेश्चन जैसा, एफ आपके पास है, एक्स आपके पास है, उसको चाहिए एफ एक्स, तो एफ एक्स दे दो। एफ एक्स कैसे दोगे, सेम लास्ट क्वेश्चन में जैसे दिया था, एफ और एक्स को एक कर दो थ्रू मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब एफ और एक्स के हर इंडिविजुअल आइटम का मल्टीप्लीकेशन ले लो। 2 × 5 10, 120, 6 × 25 150, एंड ये हो गया 140, 35 × 4 140। बस इसका एडिशन करना है आपको। तो ये हो गया 150 एंड 150, टोटल हो गया ये 300, 300 एंड 120 420। खत्म। तो समेशन एफ एक्स कितना हो गया 420, समेशन एफ कितना हो गया 20, 0 0 कैंसल, 42/10, 42/2 21। फिनिश। सिंपल सी केस। जिस किसी स्टूडेंट के फॉर्मूलाज बाय हार्ट है उसको स्टैटिस्टिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, कैलकुलेशन है बाद में तो और कुछ नहीं, और एक कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपका स्ट्रांग होता है जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला ही याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो और फॉर्मूला भी आपको रट्टा नहीं मारना है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना फॉर्मूला खुद ब खुद बाय हार्ट होगा। रट्टा कभी भी बाय हार्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा रट्टा नहीं मारना है, उसको बाय हार्ट करो। बाय हार्ट कैसे होगा, थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी शीट के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो घर पे, वही क्वेश्चन बिना देखे करो। खुद जब करोगे वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो देखो मीन हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज के लिए,
अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब सेकंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम देख रहे हैं, पहला हमने देखा मीन किस तरह अप्लाई करना है, तीनों डेटा पे हमने देख लिया। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं अब? मीडियन। दूसरा हम देखेंगे मीडियन। ठीक है, तो चलो इंडिविजुअल सीरीज का सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज मतलब क्या है आपको पता है। ये सीरीज आपको दे दी है और आपको बोला है फाइंड मीडियन। ठीक है, तो अब देखो आपने जैसे मीन का सब रूल सब फॉर्मूला समझ लिया, अब बिल्कुल शांत दिमाग से मीडियन को समझो। जब जब मीडियन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, पहली चीज आप क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज अगर है और मीडियन उसने निकालने बोला है तो पहली चीज आप क्या करोगे, दिए हुए सीरीज को असेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। असेंडिंग फॉर्म मतलब क्या, छोटे से बड़ा। ठीक है, इस सीरीज पे कभी भी आप मीडियन अप्लाई नहीं कर सकते हो, पहले आपको असेंडिंग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो असेंडिंग फॉर्म में करो। सबसे छोटा कौन है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 11, 15, फिनिश। जैसे ही असेंडिंग फॉर्म में आपने सीरीज को कन्वर्ट कर लिया, अब इस सीरीज को भूल जाओ, अब ये सीरीज आपके कोई काम की नहीं। अब आप आंसर दोगे इस सीरीज को देखकर। ठीक है, तो अब देखो मीडियन क्या है। अब मीडियन निकालना है मतलब क्या होता है, मीडियन बेसिकली इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल m सफिक्स d, मीडियन। तो वो कैसे निकालोगे आप, n+1/2, n+1 सेकेंड टर्म। ठीक है, n+1 सेकेंड टर्म मतलब क्या, n यानी आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है 9 प्लस 1/2, तो यहां पर n आपको मिल गया 9। सो 9+1 कितना होता है 10, 10/2, 10/2 कितना होता है 5, सो फिफ्थ टर्म। देखो ये जो फॉर्मूला है ये मीडियन नहीं है, ये सिर्फ आपको बताता है, ये फॉर्मूला क्या है, ये एक फैक्टर है जो आपको बताता है कि मीडियन या कौन से नंबर पर बैठा हुआ है। मीडियन आपका इसी वैल्यू में से एक है, इन्हीं वैल्यूज में से एक मीडियन यहां अंदर छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढना है। तो वो कौन ढूंढ कर देता है, ये फैक्टर। वो आपको बोलता है कि एग्जैक्ट मीडियन आपका कौन से नंबर पर है, इसलिए आप ये निकालते हो n+1 बाय सेकेंड टर्म। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आया, फिफ्थ टर्म। इसका मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि इस असेंडिंग सीरीज में जो फिफ्थ नंबर का एलिमेंट है वही आपका मीडियन है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज योर मीडियन। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, 7। मीडियन कौन है, 7। देखो अगर आप इस पे अप्लाई कर देते थे तो गड़बड़ हो जाती थी। इसका फिफ्थ मतलब कौन, 1 2 3 4 5, आपका आंसर आता था 3, जो कि पूरी तरह गलत है। तो इसलिए फर्स्ट रूल क्या है, जब जब इंडिविजुअल सीरीज दी है, क्वेश्चन मीडियन का पूछ रहा है, तो पहले इसको आप असेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करो, छोटे से बड़ा, और फिर निकालो ये फैक्टर। ये फैक्टर जो आता है आंसर, वो आपको क्या बोलता है कि वो पोजीशन पर मीडियन बैठा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमारा सब कैलकुलेशन करके आंसर आया 5, इसका मतलब मीडियन इज फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म काउंट कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो मीडियन इज 7, क्योंकि फिफ्थ टर्म कौन सी है, 7। बस लिख लो। अब इसमें और एक केस है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, पहले ये लिख लो। ठीक है, अब देखना, एक सेकंड के लिए सिर्फ ध्यान देना कि अगर यहां पर चलो ऑड टर्म थे, टोटल टर्म कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल टर्म थी 9। तो ये 9 क्या है, ऑड।
बराबर। सर अगर यहाँ पर ऑड ना होते हुए इवन टर्म्स होती थी, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं ये एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, 2, 8, 9, 6, 5, 15, ठीक है। सपोज ये आपको दे दिया उसने सीरीज और आपको बोला है फाइंड मीडियन। ये हमारा क्वेश्चन किसके लिए था, ऐसा समझो ये क्वेश्चन था हमारा ऑड टर्म्स के लिए। अब ये जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है किसके लिए है, इवन टर्म्स के लिए, ठीक है। अब आपको रूल समझ गया है, डायरेक्ट सीरीज पे अप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, इस सीरीज को हमें पहले कन्वर्ट करना है असेंडिंग फॉर्म में। तो छोटे से बड़ा 2, 5, 6, 8, 9, 15 जैसे ही कर दिया, अब इसको भूल जाओ। अब मीडियन आप कैसे निकालोगे, मीडियन फिर से आप उसी तरह निकालोगे, सेम फॉर्मूला, n+1 बाय सेकेंड टर्म। सो n+1 बाय सेकेंड टर्म, n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। सो 6+1/2, इस बार टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6, यानी इवन। ये था ऑड के लिए, ये है इवन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ऑड है तो ये रूल है, इवन है तो भी ऑलमोस्ट यही रूल है, सिर्फ आखिरी में एक चीज बदलेगी, देखना क्या। सो ये कितना आ गया, 6+1 7/2। सो 7/2 कितना आ गया, 3.5 टर्म। यहां पर जो हमारा राउंड फिगर आंसर आ गया था 5, जो हमें काउंट करने में आसान हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने आंसर दे दिया, फिफ्थ पर 7 बैठा है इसलिए मीडियन इज 7। बट अब यहां पर मेरा आंसर क्या आया है, 3.5, यानी मुझे कौन से नंबर की टर्म काउंट करना है, 3.5। अब मुझे बताओ, ये हुई फर्स्ट, ये हुई सेकंड, ये हुई थर्ड, ये हुई फोर्थ, अरे मैं तो आगे चला गया, 3.5 तो मुझे रास्ते में लगी ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या होती है, इंटीजर, राउंड फिगर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3.5 तो लगी ही नहीं। यहाँ पे फिफ्थ मुझे लग गई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन यहाँ पे तो 3.5 रास्ते में मिली ही नहीं मुझे, ठीक है। तो याद रखो, जब जब n ऑड रहेगा तब तब आपको मीडियन डायरेक्टली मिल जाएगा। ऑड आया तो यहाँ पे फैक्टर क्या आया, 5, इसका मतलब फिफ्थ टर्म मीडियन इज 7th, डायरेक्ट मिल गया। बट जब जब n इवन रहेगा तब तब आपको फैक्टर डेसिमल में मिलेगा, इसको क्या कहा जाता है, डेसिमल फॉर्म, पॉइंट में, 3.5। तो वो केस में मीडियन कैसे निकालना है, बहुत इजी है, मैंने कहा था आपको, सिर्फ लास्ट बदलेगा। देखो लास्ट में क्या करना है, 3.5। अब मुझे बताओ 3.5 कौन से दो नंबर के बीच में आती है, कौन से दो पोजीशन के बीच में आता है 3.5, थर्ड एंड फोर्थ, बराबर। 3.5 किसके बीच में आता है, थर्ड एंड फोर्थ। तो फिनिश, थर्ड और फोर्थ देख लो कौन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो दो एलिमेंट थर्ड और फोर्थ पर बैठे हैं उनका ले लो एवरेज। क्लियर, यहां पे हमें फिफ्थ डायरेक्ट मिल गया था, तो जो फिफ्थ है मैंने इसको आंसर बोल दिया था। यहां डेसिमल में मिला है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है, आंसर आया 3.5 फैक्टर का, तो 3.5 टर्म तो मिल नहीं रही है, तो वो जो 3.5 है वो कौन से दो पोजीशन में आता है वो चेक करो। 3.5 आता है थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो थर्ड और फोर्थ पर देख लो कौन से एलिमेंट बैठे हैं, जो भी थर्ड और फोर्थ टर्म है यानी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर बैठे हैं उन नंबर का ले लो एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, 6 + 8/2, इन दोनों का एडिशन अपॉन 2, दो का ऐड कर रहे हो इसलिए डिवाइड बाय 2। सो 6 + 8 कितना होता है, 14, 14/2, 7 इज द आंसर। तो इस बार भी आंसर आया आपका मीडियन का 7, ठीक है। सर मीडियन हमेशा 7 ही आएगा, नहीं है, ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे भी 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, अदरवाइज प्रोसेस अपनी अपनी अलग है। रत्ती भर मतलब यहां तक तो रत्ती भर भी फर्क नहीं, आखिरी में सिर्फ बदल रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, यहाँ पे आपको एवरेज लेना पड़ता है। जो भी फैक्टर आता है वो जो दो पोजीशन के बीच में आता है, उन दो पोजीशन पर जो दो एलिमेंट बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठा है, 8 और 6, थर्ड और फोर्थ पे, तो उनका एवरेज ले लिया, फिनिश, ठीक है। तो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज ही हमने अब तक देखा है, ऑड के लिए ये एग्जांपल, इवन के लिए ये रहा प्रोसेस, लिख लो। ठीक है,
सो देखो, अब मीडियन हो गया इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब हम देखेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है, बस प्रोसेस को समझो। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है आपको पता है। अब x दिया रहेगा, f दिया रहेगा। अब आपको हर चीज समझ रही है धीरे धीरे कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको x और f दोनों दिए रहेंगे। फ्रीक्वेंसी तो दी रहेगी पक्का, लेकिन उसके साथ x है। जब x दिया है तो उसको कहा जाता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि जब जब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और मीडियन पूछा है तो एक काम पहले करो, और वो क्या था, असेंडिंग फॉर्म में सीरीज को कन्वर्ट करो, छोटे से बड़ा फॉर्म में सीरीज को कन्वर्ट करो। अब दूसरी बात, जब जब क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का है, जब जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है और आपको मीडियन निकालने बोला है, तो पहला काम आप करोगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक कॉलम आप बना लोगे, ठीक है। जब जब क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का है और आपको मीडियन निकालना है, तो पहला काम आप क्या करोगे, आंखें बंद करके लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकाल लो, क्योंकि बिना इसके हम आगे जा ही नहीं सकते। तो ये आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। जब जब मीडियन और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीजें आ गई। सो देखो, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये चीज इसीलिए मैंने आपको तब बताई थी जस्ट थोड़ी देर पहले। फ्रीक्वेंसी का दो टाइप होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव में हमने लेस देन देखा था। लेस देन मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिशन। ऊपर से नीचे तक फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ। कैसे किया था वो भी मैंने एग्जांपल बताया था। पहली एज इट इज 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 4 16, ठीक है। टॉप टू बॉटम पहला एज इट इज, एक एक बाकी ऐड किया। 2 + 6 उसके सामने लिख दिया 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 4 16, फिनिश। अब देखो फॉर मीडियन, अब आपको मीडियन निकालना है। तो जैसे आपने इंडिविजुअल में एक फैक्टर निकाला था n + 1/2, यहां पर भी वही निकालना है, n + 1/2। ये एक फैक्टर निकालो पहले तो। अब यहाँ पे n मतलब क्या होता है, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं याद रखो। बहुत से स्टूडेंट यहां गड़बड़ कर देते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में n मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, बराबर। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर भी n मतलब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, n = 5। नहीं, यहां n मतलब क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ f, ठीक है। मैं याद करो, मैंने एक एग्जांपल कहा था सबसे स्टार्ट में कि मेरे पास 20 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट का बराबर मैंने टोटल यहां पे मैच कराया था, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन। एक चीज याद रखो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन। ये क्या आपको बोलता है कि ये जो 2 है ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ, मतलब 2 2। ये जो 4 है ये 6 टाइम्स रिपीट हुआ, मतलब 4 4 4 4 4 4, बराबर। ये 2 बार रिपीट हुआ, 4 6 बार रिपीट हुआ, 6 3 बार रिपीट हुआ। तो देखो इन सबको अगर मैं रिपीट करते रहूं, 8 एक बार रिपीट हुआ एंड 10 4 टाइम्स रिपीट हुआ, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ठीक है। इसका मतलब आपकी एक्चुअल सीरीज, अगर इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप सीरीज फॉर्म में लिखो तो इस तरह लिखोगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे आप, इन सबको काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह वगैरह। तो बस वो ना करते हुए इन सिंपल वर्ड्स, सादे शब्दों में, समेशन f मतलब ही होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। जब जब क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है तो कोई टेंशन नहीं, तब आप इसी तरह काउंट करो 1 2 3, जब जब कॉमा के फॉर्म में है इसी तरह काउंट करो। लेकिन जब जब क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का है तब n मतलब इस तरह काउंट मत कर लो 1 2 3 4 5, फिर सब गड़बड़ है, पूरे करे पे पानी, कोई मार्क्स नहीं मिलना है फिर, ठीक है। क्योंकि इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है कि इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन n यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी यानी समेशन f। n इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन f। कैसे, मैंने आपको बताया। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है,
तो अगर हर एक को मैं उतनी बार रिपीट करूं तो टोटल मुझे एलिमेंट कितने मिल रहे हैं, उतने ही मिल रहे हैं जितने समेशन एफ है। देख लो कितना हुआ, 10 16। ये भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब उतने आइटम्स को रिपीट करके काउंट करो या फिर सीधा एफ का टोटल ले लो, आपको मिल गया एन। सो एन मतलब क्या, समेशन एफ, बस। सो एन यानी समेशन एफ है यहां पर 16। सो 16 प्लस 1 अपॉन 2 17 बाई 2, आंसर इज 8.5। ठीक है, अब क्या करना है सर, 8.5 आंसर है, क्या मीडियन की वैल्यू 8.5 है? नहीं, मैंने आपसे अभी भी कहा था थोड़ी देर पहले कि ये n प्लस 1/2 क्या है, एक फैक्टर है। इंडिविजुअल सीरीज में भी n प्लस 1/2 जो दिखाता है वो हमारा आंसर था? नहीं, वो हमें जो दिखाता है वो हम सीरीज में काउंट करते हैं कि उस नंबर पर कौन बैठा है। यहां पर भी उसने हमें एक हिंट दी है, एक फैक्टर दिया है। n प्लस 1/2 का आंसर आया 8.5। अब क्या करना है, अब देखो इसका काम है, जो हम ऑलरेडी निकाल के रखे अब तक उसका कोई काम आया नहीं, अब उसका काम है। तो जो भी n प्लस 1/2 का आंसर आएगा उसको कंपेयर करो LCF के कॉलम से, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको ही पैर से कहा जाता है LCF। जो भी n प्लस 1/2 का आंसर आएगा उसको कंपेयर करो LCF के कॉलम से, और इक्वल है क्या पहले तो वो चेक करो। 8.5 से इक्वल यहां कोई है? नहीं है, यहां पे 8.5 आया है? नहीं आया है। तो अगर इक्वल है तो पहले तो उसको पकड़ लो, और अगर इक्वल नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा देखो। 8.5 से जस्ट बड़ा कौन है? 11। जस्ट बड़ा, उसकी नियरेस्ट वैल्यू नहीं देखनी है, तो बहुत से स्टूडेंट ये गड़बड़ कर देते हैं। 8.5 की नियरेस्ट वैल्यू है 8, इसको पकड़ लेते हैं, गलत। क्या करना होता है आपको, n प्लस 1/2 इस फैक्टर का जो भी आंसर आया इक्वल टू दैट है कि नहीं, पहले तो वो चेक करो। वो फैक्टर एज इट इज रिपीट हुआ है कि नहीं वो चेक करो, है तो पहले तो उसको पकड़ो, और अगर नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा देखो, कंपलसरी बड़ा देखो। सो 8.5 से जस्ट बड़ा कौन है? 11। फिनिश। इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x विल बी योर मीडियन। इस 11 की एग्जैक्ट सामने वाली रिस्पेक्टिव वैल्यू जो x की है उसी को कहा जाता है मीडियन। सो देयरफॉर इस क्वेश्चन में मीडियन कितना हो गया? 6। फिनिश, दिस इज योर मीडियन। इस क्वेश्चन का मीडियन हो गया 6। लिख लो। सो बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर मीडियन निकालना है और फ्रीक्वेंसी दिया है तो LCF का कॉलम निकाल लो, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर ये फैक्टर निकालो n प्लस 1/2, बट याद रखो n मतलब होगा हमेशा समेशन f। अब ये जो भी फैक्टर आया है इक्वल टू दैट फैक्टर LCF के कॉलम में, LCF के कॉलम में चेक करो इक्वल टू दैट फैक्टर है क्या, नहीं है, छोड़ दो। फिर देखो उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा जो भी है उसको पकड़ लो, और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x विल बी योर मीडियन। फिनिश। ठीक है, सो मीडियन के लिए हमने क्या देखा, इंडिविजुअल सीरीज देखा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी देखा, और अब देखने जा रहे हैं थर्ड, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, अब आपको ये भी पता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब क्लासेस के फॉर्म में दिया होगा क्वेश्चन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, 2 4 3 1। ठीक है, ये आपको दे दिया है। अब आपको सबसे पहली चीज क्या करना है, अगेन वही फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, मीडियन पूछा है, पहली चीज आप क्या करते हो, LCF का कॉलम, बराबर। फ्रीक्वेंसी मीडियन ये दोनों दिख गए तो LCF का कॉलम निकाल लो, यानी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, ऊपर से नीचे तक फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, पहली एज इट इज 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। अगेन ये हो गया, फिर आप एक फैक्टर निकालोगे फॉर मीडियन। इस बार याद रखो फैक्टर रहेगा सिर्फ n/2। इंडिविजुअल सीरीज में हमने कौन सा फैक्टर निकाला था, n + 1/2।
अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या निकाला था, n+1/2। लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम निकालेंगे सिर्फ n/2। तो याद रखो स्टूडेंट यहां पर भी गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार n+1/2 निकालते हो तो आपको लगता है इस बार भी वही है, लेकिन ये फिट कर लो दिमाग में कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर मीडियन आप निकालोगे सिर्फ n/2, +1 की जरूरत नहीं है। अब अगेन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में n मतलब क्या आपको पता है, n मतलब समेशन ऑफ f, ठीक है। सो इसका टोटल ले लो 4 2 6 और ये हो गया 10। समेशन f कितना हो गया 10। समेशन f 10 है, मतलब ही कौन 10 है, n 10 है। सो 10/2 आंसर इज 5। अब आपको क्या करना है, अगेन सेम प्रोसेस, जो फैक्टर का आंसर आया पहले तो चेक करो 5 यहां कहीं है क्या, नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा। पहले तो चेक करो इक्वल है क्या, 5 = 5 कहीं मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो हमेशा उससे जस्ट बड़ा देखो। तो 5 से जस्ट बड़ा कौन है, 6। इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू हो गई, प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, आपको इस बार आंसर मिला ही नहीं। लास्ट टाइम आपको डायरेक्ट उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आंसर मिल गया था मीडियन का, इस बार आपको मीडियन ना मिलते हुए क्या मिला, एक क्लास मिली। 10 to 20 का मीडियन है, मीडियन मतलब क्या, एक सिंगल वैल्यू, बट यहाँ पे आपको एक क्लास मिला, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 10 to 20। देखो अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमें मीडियन नहीं मिला है। हाँ, लेकिन एक हिंट मिल गई कि मीडियन क्लास है 10 to 20। इसका मतलब क्या, मीडियन 10 से 20 के ही बीच में कोई तो है। अब तक हमें पता ही नहीं था कौन मीडियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब हमें और थोड़ा हम हिंट के नजदीक पहुंच गए हैं। अब हमें पता चल गया है कि मीडियन ये 10 से 20 के बीच में ही है। जो भी मीडियन क्लास होता है, मीडियन हमेशा हमेशा उसी के बीच का ही कोई वैल्यू होता है। मीडियन अब कभी भी 10 से छोटा हो नहीं सकता है और 20 से बड़ा हो नहीं सकता है, ये चीज याद रखना। जो मीडियन क्लास रहेगी, मीडियन हमेशा उसी के बीच में कोई तो आंसर रहेगा। 10 से छोटा नहीं पॉसिबल, 20 से बड़ा नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर मैं आपको बता दूं अब मीडियन कैसे निकालना है। अब एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, पहले तो ये लिख लो। ठीक है। सो अब देखो हमारा मीडियन क्लास आया है 10 to 20, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला छोटा सा हम यूज करेंगे मीडियन के लिए और हमें मीडियन मिल जाएगा। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F इन ब्रैकेट n/2 माइनस c। एक छोटा सा फॉर्मूला है मीडियन का जो हमें यूज करना है। तो याद रखो, इंडिविजुअल सीरीज में आपने वो फैक्टर निकाला था, आपको मीडियन मिल गया। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके जस्ट पहले वाला, उसमें भी आपने फैक्टर निकाला था, आपको मीडियन मिल गया। लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्चुअल चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए, उसमें आपको क्या करना पड़ा, सेम वही LCF किया, फैक्टर निकाला। फैक्टर से आपको एक हिंट मिली, मीडियन नहीं मिला। फैक्टर से आपको क्या मिला, मीडियन क्लास मिला। तो अब एक्चुअल मीडियन निकलेगा इस फॉर्मूला से, L प्लस H/F ब्रैकेट इंटू n/2 माइनस c। अब देखो L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 10। देखो मीडियन क्लास क्या बना है, 10 to 20, इसका लोअर लिमिट क्या है, 10। सो L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। H क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास। देखो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था, हाइट ऑफ द क्लास, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल, ये तीनों चीजें सेम है, हाइट, विड्थ, क्लास इंटरवल। और वो कैसे निकालना मैंने कहा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाइट हमेशा कैसे निकलेगी, दोनों लिमिट का माइनस। सो हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास, मुझे बताओ हाइट ऑफ द क्लास मतलब क्या, दोनों का माइनस। क्या है यहाँ पर, 20 माइनस 10, 10। देखो H मिल गया, L मिल गया, F क्या है
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या है मीडियन क्लास? क्या है हमारा 10 to 20, उसकी फ्रीक्वेंसी कौन है? 4। तो ये हो गया f। और लास्ट n/2 तो आपको पता है, n/2 मतलब क्या, जो हमारा आया था 5, सो n/2 है 5, ठीक है। एंड द लास्ट c। देखो टर्मिनोलॉजी समझो पहले फॉर्मूला की। मीडियन इज इक्वल टू एल। एल मतलब क्या होता है, जो मीडियन क्लास आपको मिलता है उसका लोअर लिमिट। उसके बाद में h। h मतलब क्या, हाइट ऑफ द क्लास। हाइट कैसे निकालते हैं, दोनों लिमिट का डिफरेंस। तो लिमिट का डिफरेंस कितना है 10, 20 माइनस 10। उसके बाद में f। f मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है 10 to 20, उसकी जस्ट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी कौन है? 4। n/2 जो चीज आप ऑलरेडी फैक्टर निकालते हो स्टार्ट में, वो होता है, आ गया 5। एंड लास्ट c। अब देखो c क्या होता है। c होता है जस्ट प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, LCF, ये वाला। तो मीडियन क्लास की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट ऊपर वाली, जस्ट प्रीवियस, यानी ये हो गया C2 बराबर। मीडियन क्लास है 10 to 20, उसकी जो LCF है उससे जस्ट प्रीवियस यानी जस्ट ऊपर वाली, तो उसकी LCF है 6, उससे जस्ट ऊपर वाली कौन है? 2। तो C हो गया जस्ट प्रीवियस LCF टू मीडियन क्लास। सो ये सारी टर्मिनोलॉजी लिख लो। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H मतलब हाइट ऑफ द क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, n/2 आप ऑलरेडी निकालते हो, और C मतलब जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट ऊपर वाली LCF ऑफ मीडियन क्लास, जस्ट प्रीवियस LCF ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो भी LCF है उससे जस्ट ऊपर वाली। क्लियर? लिख लो पहले। तो इनडायरेक्ट मीडियन इंडिविजुअल के लिए निकालना है, चुटकी का काम। अनग्रुप के लिए निकालना है, चुटकी का काम। लेकिन जब जब आपको ग्रुप के लिए निकालना है तो अच्छी खासी मेहनत है। क्लियर? सो देख लो। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला? L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट इंटू n/2 माइनस C। और ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है आप देख चुके हो, ठीक है। सो चलो L हमने निकाल लिया है, लोअर लिमिट क्या है 10, H क्या है, हाइट ऑफ द क्लास 10, फ्रीक्वेंसी क्या है 4, LCF जस्ट प्रीवी मीडियन क्लास की जस्ट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 4, n/2 क्या आया था हमारा, n/2 आया था 5, ये देखो हमने लिखा भी था 5, एंड माइनस C मतलब क्या, जस्ट ऊपर वाली LCF, मीडियन क्लास की जस्ट ऊपर वाली LCF कितना है 2, फिनिश। सो देखो अब कैलकुलेशन करने की भी स्टाइल होती है। ये 10 पहले तो एज इट इज रखो, पहले सब इस ब्रैकेट से निपट लो। ब्रैकेट सॉल्व करो, 10/4 कितना होता है 2.5 इंटू 5 माइनस 2 3, 10/4 मतलब कितना होता है 2.5 इंटू 5 माइनस 2 होता है 3, सो 10 प्लस 2.5 इंटू 3 यानी 2.5 इंटू 3 7.5। सो आंसर कितना मिला आपको 10 प्लस 7.5, आंसर इज 17.5। दिस इज योर फाइनल मीडियन। इतनी सब एक्सरसाइज करनी पड़ी हमें, तब जाकर मीडियन आ गया। और आपको अगर एक चीज याद होगी तो मैंने कहा था मीडियन क्लास, एक चीज तो हमें पता चल गई कि वो 10 से 20 के बीच में रहेगा, इन बिटवीन 10 to 20। देखो कितना आया 17.5। अगर आपका आंसर, मान लो अगर आपका आंसर, आपका मीडियन क्लास कितना आया है 10 to 20, लेकिन आपका आंसर अगर 10 से कम होता था या आपका आंसर 20 से ज्यादा आता था, ठीक है, आपका आंसर 10 से कम या 20 से ज्यादा आता था, तो 100% आपने मिस्टेक की है, समझ जाओ। एग्जामिनर बाद में चेक करेगा, पहले आप खुद चेक कर लो कि भाई मिस्टेक हुई कहां है। तो ये सबसे बड़ा क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आपका मीडियन क्लास जो भी आता है हमेशा उसी के बीच में रहता है मीडियन का आंसर।
तो 10 to 20 के बीच में चाहिए था, जो कि आ गया, इसलिए हम सही है। लेकिन अगर 10 से कम या 20 से ज्यादा आता था तो हम 100% गलत थे, हमें चेक करना था। बट यहाँ पे 17.5 आया है तो हम सही है, 10 से बीच में आंसर है। तो अब एग्जामिनर पे छोड़ दो चेक करने के लिए, ठीक है। तो याद रखो, इंडिविजुअल में मिल गया आंसर जस्ट बाय फैक्टर, अनग्रुप में जस्ट बाय फाइंडिंग फैक्टर मिल गया आंसर। लेकिन ग्रुप में आपको पहले तो एलसीएफ ये सब वो तो करना ही है, फैक्टर निकालो, फैक्टर को कंपेयर करो, इक्वल और जस्ट ग्रेटर देन, तो जस्ट ग्रेटर देन 6 आया, उससे रिस्पेक्टिव क्लास कौन सी थी, 10 to 20। यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिला, यहाँ हमें मिला मीडियन क्लास, और फिर उस पर ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया, तब जाकर हमें मिला एक्चुअल मीडियन का आंसर। तो कैलकुलेशन भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप करो। क्लियर? ये लिख लिया है, लिख लो 2 मिनट में फटाफट। ठीक है। सो देखो बेसिकली अब इसमें हमने मीन देख लिया है, मीडियन देख लिया, अब बचा है सिर्फ मोड। मोड हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। मोड भी इसी तरह आसान कंसेप्चुअल है, प्रोसेस को फॉलो करो, फॉर्मूला को बाय हार्ट करो, 1% भी रत्ती भर भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, पूरे स्टैटिस्टिक्स में, बस फॉर्मूला शुड बी बाय हार्टेड, ठीक है, और प्रोसेस को फॉलो करो, दैट्स इट। क्लियर है? तो बेसिकली हमने आज देखा स्टैटिस्टिक्स होता कहाँ है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, शुरुआत कैसे होती है, और हमारे लिए फिर उसके बाद में क्या होता है। शुरुआत होती है हमारे दिमाग में क्वेश्चन से, फिर उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उस पर वेरियस टूल अप्लाई करते हैं। तो जो मीन, मीडियन, मोड और आगे जो भी हम देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वो सब क्या है, वेरियस टूल्स जो हम डेटा पे अप्लाई करेंगे। तो आज का मीन और मीडियन अच्छी से रिवाइज करो, कोई भी डाउट है स्टार करके रखो और मुझे पूछना, ठीक है। मोड हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्लियर? ऑल द बेस्ट, गुड डे।